नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, इंसाफ अगर देना है तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। आखिर क्या कारण है और आखिर क्या वजह है कि आज 5 दिन बीतने के बाद भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की जांच गुड़िया के मामले में शुरू नहीं हो सकी। उन कारणों को तलाशना होगा, उन अवरोधों को तलाशना होगा जिन अवरोधों के कारण बिटिया को इंसाफ मिलने पे देरी पर देरी हो रही है। देर से मिलने वाला न्याय भी अन्याय के समान होता है। यह बताया जाए कि 3 अक्टूबर को जब उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सीबीआई जांच के लिए प्रेस नोट जारी किए, सार्वजनिक बयान जारी किया, उसके बावजूद आज तक सीबीआई की एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? यह बेसिक सवाल है। 5 दिन बीत गए। आप लोगों को ध्यान होगा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में 24 घंटे के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई थी और 48 घंटे के अंदर सीबीआई मुंबई लैंड कर चुकी थी। यहां अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। डीओपीटी में जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं भेजा है। यूपी सरकार जब लिखित प्रोफार्मा पे भेजेगी तब डीओपीटी सीबीआई से सहमति पर लेगी कि वो केस टेकअप करना चाहते हैं अथवा नहीं। उसके बाद फाइनल एक नोटिफिकेशन डीओपीटी भारत सरकार का केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय जारी करता है, जो सीबीआई की कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है। तब जाकर एक रेगुलर केस दर्ज होता है सीबीआई की एफआईआर। तो आखिर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका कोई नोटिफिकेशन इशू किया है तो वो नोटिफिकेशन किस डेट में इशू हुआ है यह सार्वजनिक होना चाहिए। क्या यह मामला डीओपीटी के स्तर पर रुका हुआ है या फिर सीबीआई ने इसे अपने यहां रोक रखा है? 5 दिन बीत जाने पर इतने हाई प्रोफाइल केस जिस पे पूरे देश भर की निगाह है, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस की साख को गंभीर चोट पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, जिस मामले में सीबीआई जांच के आदेश होने की बात कही गई थी, वो जांच गई कहां? सीबीआई की जांच ही गुड़िया को इंसाफ दिला सकती है। उसका कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें डे 1 से निष्पक्ष नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पीड़ित पक्ष के साथ कम, आरोपियों के पक्ष पर ज्यादा खड़ी है और इसके 20 प्रमाण भरे पड़े हैं। बिना जांच के गैंगरेप नहीं हुआ घोषित कर दिया गया, एविडेंस खत्म कर दिए गए, लाश जला दी गई, 8 दिन लग गए गैंगरेप का एफआईआर लिखने में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया है, जांच सीबीआई को करनी है, एसआईटी क्यों कर रही है? और एसआईटी घूम फिर कर सिर्फ और सिर्फ पीड़ित के परिवार से ही पूछताछ कर रही है। जिनके जख्मों पर मरहम लगाना है बहनों भाइयों, उनके जख्मों को कुरेदा जा रहा है, उनके मुंह में अपनी बात डालकर कहलाने की कोशिश हो रही है। इस बात का प्रयास एसआईटी ने नहीं किया कि घटना की तह तक पहुंचे, पूरा खुलासा करे, सबूत के साथ लेकर आए। नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीड़ित के परिवार से पूछताछ। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो शायद पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराई जाती। उस पूरे गांव में सिर्फ 2 ही 3 घर दलित परिवार हैं। आप समझिए, मैं तो इस परिवार की क्षमता को लेकर सराहना करता हूं कि अन्याय के खिलाफ ये खड़े हैं, अन्याय के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इनको कोई खरीद नहीं पाया। इतने गरीब परिवार है कि 2 टाइम खाने का संकट है उनके पास, लेकिन कितना भी पैसा मुंह में भरा गया वो मान्य नहीं। बेटी के लिए इंसाफ उनकी पहले दिन से प्राथमिकता थी और आज भी प्राथमिकता है। हिंदुस्तान की पारिवारिक व्यवस्था के ऐसे परिवार को प्रणाम किया जाना चाहिए जो आज भी अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने लाश का सौदा नहीं किया। इसी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि परिजन ही लाश का सौदा कर लेते हैं, नौकरी पे बिक जाते हैं या मुआवजे पे बिक जाते हैं, पर यह परिवार अड़ा है, खड़ा है और लड़ रहा है। हमें इसको ताकत देनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि समाज इंसाफ और इंसानियत पे चलता है, समाज कानून के हिसाब से चलता है और कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कानून किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं होनी चाहिए, कानून किसी एक विचार के व्यक्ति की बपौती नहीं होनी चाहिए। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए।
अभी तक वो इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं यह घटना भयावह है, उसके बावजूद इस घटना को झुठलाने की नियमित कोशिश होती है। अगर पीएफआई इसके लिए जिम्मेदार है तो आपने पीएफआई पर अब तक बैन क्यों नहीं लगाया? पीएफआई के लोगों पर गैंगस्टर एनएसए क्यों नहीं लगा? उनके घर क्यों नहीं गिरा दिए आपने? सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं किया आपने? बिटिया को इंसाफ मिले, इस पे कुछ लोग अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन लोग हैं। और बहनों भाइयों, वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए, उन चेहरों से नकाब नोची जानी चाहिए कि एक दलित की बेटी को इंसाफ मिलने से कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं। क्या कारण है कि सीबीआई की जांच नहीं शुरू हुई? 5 दिन बीतने के बाद भी क्या आज की डेट में कोई बताने की स्थिति में है जांच कहां लटकी, अटकी और भटकी है? इस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उनका घर देखा है, कितनी तरह तरह की बातें सरकार के लोग, सरकार के गुर्गे दलाल बना रहे हैं। कह रहे अरे साहब उनको तो बहुत मोटा पैसा मिला। अरे ये तो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। उनके घर को आप जाके देखो, मैं तो आपको भी कहूंगा आप भी जरूर जाके देखना। बेहद गरीब परिवार है, उनके पास खोने को ना कुछ है ना कुछ पाने को है। जो कुछ उनकी थी चीज जिससे वो प्यार करते थे उसे छीन ली गई। और ये कौन से संस्कार होते हैं कि रात के अंधेरे में बिना पिताजी के, बिना माताजी के, बिना भाइयों के आप चिता को आग लगा दोगे, कहोगे ये तो हमारी मजबूरी थी। एक बेटी हमारी बेटी है, कोई आपकी भी बेटी हो सकती है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसको सही दिशा में उनका जो भी उनकी मदद हो सके मदद करनी चाहिए। और उसका जिन्होंने ये काम किया है वो सरकार से बच नहीं पाएंगे। ये माननीय यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ गलत आदमी को बख्शा नहीं जाता और उसको सजा कड़ी से कड़ी सजा में उसको मिले। हर अपराध पर ये एक पेटेंट डायलॉग है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो यानी आप किसी को बख्शना चाहते हैं, बख्शने का आपका इतिहास रहा है। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड डायलॉग है जो आपको हर घटना के बाद, हर घोटाले के बाद, हर अपराध के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम दंड दिया जाएगा। पहली बात तो दंड देने का अधिकार तुम्हें नहीं है, दंड न्यायालय देगा। अपना काम अगर ठीक से कर लो, सही से सही प्रोफार्मा में डीओपीटी के पास अगर पत्र भेज दो, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, सीबीआई अपना काम शुरू कर देगी। प्रेस नोट भेज देने से सीबीआई एफआईआर नहीं करती है, उसके लिए एक प्रोफार्मा होता है जो उत्तर प्रदेश सरकार का गृह विभाग भेजता है। वो कहाँ है? और अगर है तो सार्वजनिक किया जाए कि इस डेट में भेजा गया है, तब हम लोग डीओपीटी और सीबीआई पर जिम्मेदारी निर्धारित करें कि ये तुम्हारी गलती कि तुमने एफआईआर नहीं लिखी। लेकिन गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए। एंड ऑफ द डे गोल सबका ये है, लक्ष्य ये होना चाहिए। लक्ष्य किसी को बचाना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य इंसाफ देना होना चाहिए। लक्ष्य ना इंसाफी के साथ खड़े होने का नहीं है, लक्ष्य इंसाफ के साथ खड़े होने का है, लक्ष्य इंसानियत के साथ खड़े होने का है, लक्ष्य समाज के साथ खड़े होने का है। लक्ष्य अंत्योदय का होना चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इंसाफ मिलता दिखे। इसको राष्ट्र निर्माण कहते हैं। भारत माता का गौरव तब बढ़ेगा जब अंतिम पायदान पर, अंत्योदय पर खड़ा हुआ व्यक्ति को इंसाफ आप प्रदान करें। मेरे साथ आज की डिबेट में डॉक्टर मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, शांतनु सेन जी फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के। आईबी सिंह साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के और क्रिमिनल मामले के उत्तर प्रदेश के सबसे टॉप लॉयर हैं। जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की हैं। राष्ट्रीय लोकदल से रोहित हैं मेरे साथ, और दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज मिश्रा, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। 3 अक्टूबर को ऐलान हुआ था, मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया था कि सरकार इसकी उत्तर प्रदेश की सीबीआई जांच कराने का निर्देश देती है। पर अब तक 3 अक्टूबर से आज हम लोग 8 अक्टूबर को बात कर रहे हैं, अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है अथवा नहीं जारी हुआ, किसी के पास कोई सूचना नहीं है। मनोज जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं ये तो नहीं कर सकता कि सीबीआई के मामले में स्टेटस क्या है, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि
इसी उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एफआईआर लिखी, पुलिस ने उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित करी और उसके बाद अब सीबीआई को कहा। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता, आप मानिए और प्रदेश की जनता भी मानेगी कि केवल अखबारी बयान हो, ये नहीं हो सकता। ये आप 5 दिन की देरी अगर आप मान रहे हैं तो ये संभव है कि देरी हुई हो, लेकिन ये हो सकता है प्रक्रियागत देरी हुई हो। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जैसा जैसा उस पीड़िता ने कहा, बिटिया ने कहा, वैसे वैसे एफआईआर में परिवर्तन किए गए। अगर ऐसा नहीं होता तो न्याय दिलाने की मंशा ना होती तो ऐसा क्यों किया जाता? आप ये बताइए, बिटिया ने जैसा जैसा उनके परिवारीजनों ने कहा, उन्होंने कहा वैसी वैसी उसके साथ एफआईआर में परिवर्तन हुआ। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये देखिए कि कितने षड्यंत्र हुए इस दौरान, क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं उसकी जांच भी सीबीआई से करा लो। कहता है कि 25 लाख के हम 50 लाख दिलवा देंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, कोई कहता हम 25 लाख के 50 लाख दिलवा दें। एक महिला पत्रकार कहती कि ये कहना राहुल जी प्रियंका जी है तब बताना। तीसरा, जितने भी और अराजक तत्व थे वो उसमें पीएफआई के माध्यम से दंगा कर रहे थे, और जो मॉरिशस रूट से 50 करोड़ और अन्य रूट से 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च करने की बात थी, तो ये सब क्या था? ये सब मामले उठा के आप सीबीआई को दे दो, सीबीआई सबको इन्वेस्टिगेट कर लेगी। मैं भी तो वही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। करेगी, आप ये विश्वास रखिए। ब्रजेश जी, मैं आपके लगभग हर सप्ताह आपकी डिबेट में आता हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि सारे मामलों की जांच होगी, केवल एक मामले तो ये 5 दिन कैसे हो गए? एक हाई प्रोफाइल मामला जिसमें पूरे देश की नजर लगी है मनोज जी, सबकी पॉलिटिकल स्टेक लगी हुई है, आप लोगों की भी लगी हुई है। आप क्यों नहीं एक नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्टीकरण जारी करें कि आपने किस डेट में सीबीआई को लेटर भेजा है? पॉलिटिकल स्टेक जो है ब्रजेश जी, पॉलिटिकल स्टेक जो है विपक्ष की लगी। भारतीय जनता पार्टी की स्टेक तो उसको न्याय दिलाने में लगी। भारतीय जनता पार्टी की छवि इस बात पर निर्भर करती है। सर एक बात बताओ, आपकी स्टेक नहीं, ठीक है, आपकी कोई स्टेक कभी होती नहीं है, कई उदाहरण दिए, पर मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता या आपके मिनिस्टर या आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर, एक सेकंड सवाल तो ले लें आप, आपकी सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने अब तक क्यों नहीं गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, ये लोग जो मिलने गए थे, मालूम क्या कह रहे थे कि राजद के तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो वीडियो है मेरे पास, कि दलित विषय उठाना ये अपील करेगा। ये वीडियो अच्छा, तो आप चले जाओ, आप मिलके आओ, आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति क्यों नहीं जा रहा? आप उस परिवार के साथ अछूतों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि इनको आप टच नहीं करना चाहते? सुनिए, तो ये गलत कह रहे हैं आप गलत आरोप लगा रहे हैं। ब्रजेश जी, आपसे अपेक्षा नहीं है, आपसे ये अपेक्षा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सर आप चले जाओ, मिलाओ, मुझे आरोप लगाने का मौका ही मत दो। ये अगर देखिए, सुनिए, प्रशासन जा रहा है, प्रशासन देख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। जितनी जो उसकी कंपनसेशन था वो भाजपा सरकार ने अनाउंस करी, सरकार उसको न्याय दिलाने के लिए। सर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों नहीं जा रही है? उत्तर प्रदेश के बाहर ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, पॉलिटिकल लीडरशिप जो वोट मांगने जाती है, अराजकता ना पैदा हो। देखिए, जब प्रशासन ने ये तय कर लिया, सुनिए तो बस ब्रजेश जी, 1 मिनट और, कि जब ब्रजेश जी तय कर लिया प्रशासन ने कि वहाँ लोग ना जाए, भीड़ ना करें और दंगा फसाद की स्थिति ना पैदा हो, उस स्थिति में अगर भाजपा के लोग जाएंगे तो भी तो वही स्थिति खड़ी हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि न्यायपूर्ण तरीके से, सही तरीके से जांच हो, और जांच में जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं और जो पीड़िता है उसको न्याय मिले। और अंतिम बात ये मैं कहता हूँ कि न्याय का ये सिद्धांत है कि भले 200 आरोपी बच जाएं, लेकिन एक निष्पक्ष आदमी, एक आदमी फंसना नहीं चाहिए। देखो कैसे सर्टिफिकेट आप दे रहे हो। चीजों को ध्यान में रखकर न्याय का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन न्याय मिलेगा। ऑलराइट, मैं आईबी सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं। वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो पूरे मामले पर एक रोशनी डाल सकते हैं। सर बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सर इतना हाई प्रोफाइल केस, पूरे देश की निगाह इस केस पर लगी हुई है, सबके पॉलिटिकल स्टेक, सोशल स्टेक भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद 3 तारीख को अनाउंस किया जाता है और आज 8 तारीख को हम खड़े हुए हैं, अब तक सीबीआई जांच का कुछ अता पता नहीं है। सर देखिए, उसकी एक प्रक्रिया होती है ब्रिजेश जी कि नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 6 दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में
1965 में निकालना होता है। उस नोटिफिकेशन के निकालने के बाद इमीडिएटली उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। सीबीआई अपना केस अलग से रजिस्टर करती है और रजिस्टर करने के साथ में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अभी तक नोटिफिकेशन निकला कि नहीं निकला, इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट पब्लिश कर देती तो लोगों को आशंका नहीं होती। गवर्नमेंट खुद ही मौका देती है कि लोग क्यास लगाने लगते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमें याद है कि 1988 में एक खिलाड़ी की हत्या हुई थी और रात में नोटिफिकेशन इशू हुआ था और सवेरे यहाँ पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने पहुँच गई थी। उस केस में मैं था और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुआ तो काफ़ी हाई प्रोफाइल केस वो बन गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज़ी से हुआ। जितनी देर की जाएगी इन्वेस्टिगेशन में, साक्ष्य उतने ज़्यादा प्रभावित किए जाएंगे, साक्ष्य मिटते जाएंगे, गवाह टूटते जाएंगे। इसलिए इसको इमीडिएटली उसको जांच शुरू कर देना चाहिए था। जी, जांच में देरी से क्या क्या नुकसान होते हैं इस तरह के हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस में? जैसे कि आपने बैडमिंटन प्लेयर मोदी साहब वाला जिक्र किया, उनका मर्डर हुआ था, बहुत 80s का वो सबसे सेंसेशनल क्राइम था जिसमें आपने खुद उस केस को हैंडल किया था। तो इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में क्या चांसेस रहते हैं सबूत मिटने के, क्या चांसेस रहते हैं गवाहों के होस्टाइल होने के, विलंब के क्या तात्पर्य होते हैं? देखिए, विलंब जितना होता जाएगा साक्ष्य मिटते जाएंगे। इमीडिएट आपको क्राइम सीन पे पहुंचना होता है। क्राइम सीन के पास में बहुत सारे साक्ष्य बिखरे रहते हैं जो हर घंटे हर दिन मिटते जाते हैं। विटनेसेस के ऊपर बहुत से प्रभाव पड़ने लगते हैं, दबाव पड़ने लगते हैं, तो विटनेस भी टूटते जाते हैं। जी। तो जितनी देरी होगी इन्वेस्टिगेशन में उतने ही साक्ष्य का मिटना शुरू हो जाएगा। अब जैसे रेप का केस ले लीजिए, तो रेप के केस में अगर इमीडिएटली विक्टिम के पूरी बॉडी का चेकअप कर लिया जाए और अगर एक्यूज्ड को पकड़ लिया गया है तो एक्यूज्ड के भी पूरी बॉडी को चेकअप कर लिया जाए तो उसमें सारे साक्ष्य वहां पर मिल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं खास तौर पर रेप के केस में कि डीले पे डीले होता जाता है और साक्ष्य मिटते जाते हैं। बहुत सारे साक्ष्य होते हैं, जैसे नाखून के निशान, बाल और बॉडी के बहुत सारे पार्ट, ऐसे ऐसे जगहों पे एविडेंस भरे रहते हैं। उनको तुरंत उपलब्ध करा देना जरूरी होता है, लेकिन आप जैसे जैसे देर करेंगे वो साक्ष्य मिट जाएंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप इस केस को डे वन से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और आपने एनालिसिस भी किया है और आप टॉप क्रिमिनल लॉयर भी हैं उत्तर प्रदेश के। आपकी क्या ओपिनियन है इस केस को लेके? देखिए, अभी तक जो बयान पहले दिन आया था विक्टिम का और विक्टिम की फैमिली का, हम उसी को आधार मानते हैं। उसके बाद अगर विक्टिम की फैमिली धीरे धीरे अपना बयान बदलती जा रही है तो मैं ये मानता हूं कि विक्टिम के ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है कि अपने बयान को बदल दो। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है क्रिमिनल केसेस में, पर्टिकुलरली जहां पर गरीब होते हैं। उन गरीब को ये लगता है कि शायद हम ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो मजबूत लोगों के सामने सरेंडर कर देते हैं। तो मुझे पहले दिन के बयान से लगता है कि उसके साथ में दुर्घटना हुई जैसा कि वो आरोप लगा रही थी, और उसके बाद उसको तुरंत इन्वेस्टिगेशन न करने से धीरे धीरे वो प्रभावित होता जा रहा है। जी, एक अंतिम सवाल है इस प्रथम चरण का, फिर दूसरे चरण में आपसे इंटरेक्ट करेंगे। जितने सबूत और गवाह इस वक्त तक सार्वजनिक हो चुके हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, आपने तो हजारों केसेस इस तरह के हैंडल किए हैं, क्या ये पर्याप्त साक्ष्य, सबूत और गवाह हैं कि आप इसमें सजा करा ले जाएंगे? देखिए, ये सबूत जो है प्राइमा फेसी तो काफ़ी चार्जशीट फाइल करने के लिए पर्याप्त है कि न्यायालय में कोर्ट चले, न्यायालय में मुकदमा चले। ब्रिजेश जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आपने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया और आपका केस सीबीआई को हैंड ओवर करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट 2006 से कह रही है कि पूरे इंडिया के सारे स्टेट को कह रही है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस आप अलग करो और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अलग करो जी। अब होता क्या है कि जिस पुलिस वाले की ड्यूटी चौराहे पे होती है, उसकी ड्यूटी सुरक्षा में भी होती है, उसी की ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन में भी होती है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन पे चाहे वो साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे भी तो उस पे लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। तो ये पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अब अगर ऐसा होता तो शायद स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लांछन नहीं लगता कि आप केस को दबा रहे हैं जी। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज सीबीआई के लिए जब जांच की मांग होती है तो इसीलिए होती है कि लोग ये मान के चलते हैं कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो स्टेट को खुद भी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेपरेट कैडर बनाना चाहिए जिसमें लोगों को न्याय मिल सके। बहुत अच्छा। एक बात और कहना चाहता हूं, ये हमारे यहाँ जो अभी भी ब्रिटिश पीरियड का इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम चल रहा है उसके वजह से क्राइम हमारे यहाँ और भी बढ़ते जा रहे हैं। कि वही पुराना कि दरोगा जी ने 161 का बयान लिखा हो, चार्जशीट फाइल कर दी और ये कर दिया। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हर जिले और हर तहसील में हमारे यहाँ लेबोरेटरी क्यों नहीं स्थापित किए जाते हैं कि जैसे ही क्राइम हुआ फोटोग्राफी हो, सलाइवा लिया जाए, सीमेंट कलेक्ट किया जाए, हेयर कलेक्ट किया जाए। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है? अगर वाकई में हमारी भाजपा की सरकार बहुत अच्छी है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम हर तहसील लेवल पे आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करो। बहुत ही अच्छा आइडिया दिया सर आपने। तुरंत फोटो हो, बहुत अच्छा आइडिया दिया तुरंत सर उसके आपने। बाद जी मैं शांतनु सेन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। कहते हैं कि हम बहुत जी फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। शांतनु साहब बहुत स्वागत आपका। आज सर 5 दिन हो गए और अब तक ना तो सीबीआई की कोई जांच का पता है, ना अब तक सीबीआई पहुंची है, ना एफआईआर कोई हुई है। देश का ये सबसे हाई प्रोफाइल केस है इस वक्त का। कारण जान सकता हूं क्यों सर? शांतनु सेन जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? कनेक्शन कटेगा जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर 5 दिन हो गए अब तक कोई जांच का अता पता नहीं सीबीआई का। कारण क्या है सर? ओके, शायद मेरा संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे संपर्क स्थापित होते ही उन तक पहुंचूं। जूही सिंह जी, आईबी सिंह साहब से बड़ा वकील तो क्रिमिनल केसेस में उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। अब मैंने इनकी भी गवाही करा दी, इनकी बात भी सुना दी। अब तक जांच का भी कोई अता पता नहीं, कहां लटकी, कहां भटकी, कहां अटकी है। सवाल तो उठेंगे ना सरकार की मंशा पे। ब्रिजेश जी, आप ही के पैनल पे हम लोग थे जब सीबीआई जांच अनाउंस हुई। इस मुद्दे को आप पहले दिन से उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक दिन में रातों रात नोटिफिकेशन उनको जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न चिन्ह उनकी व्यवस्था पर उठ रहे हैं, उनके प्रशासन पे उठ रहे हैं। अभी मिश्रा जी भी बता रहे थे कि जनप्रतिनिधि भी वहां प्रशासन की अनुमति से ही जाएंगे। धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है, जिसका मन आए उसके ऊपर वो अप्लाई किया जा रहा है। परिवार के ऊपर दबाव पूरा है। और आपके जिलाधिकारी वही हैं, आपके एसआईटी भी घूम रही है। जब आपकी सीबीआई जांच की एग्रीमेंट हो गई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत भयावह 5 दिन हो गए, 5 दिन में आप नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाए तो ब्रिजेश जी जांच कैसे करेंगे? मुझे इसकी चिंता हो रही है। नियत पे शक होता है और साथ ही अलग अलग साजिश, एंगल, विपक्ष पे उंगली उठाना। देखिए, इस पैनल पर सभी भारतीय हैं, कोई नहीं चाहता कि जातीय हिंसा हो, लेकिन अभी 50 करोड़ की बात की। मैं तो कहता हूं सरकार सबके मामले मुकदमा 50 करोड़ 100 करोड़ हर साजिश की करे और सब मामला सीबीआई को दे। और ये जो 100 करोड़ वाला मसला है इसको अलग रखे, इस पे इन्वेस्टिगेशन करे। अगर ये पैसा आया है, किसके माध्यम से आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी ये बात अब कह दी है और भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से, प्रवक्ता ने कही है, तो खुलासा होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए विपक्ष वहां जाकर मिल रहा है। ओके, शांतनु सेन जी से संपर्क स्थापित हो गया, मैं उनके पास चलता हूं। सर बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, 5 दिन हो गए अब तक सीबीआई की जांच का कुछ अता पता नहीं है सर, और आप 2 दिन पहले आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जब स्टेट सहयोग नहीं करेगा तो हम जांच कैसे करेंगे। वही निराशा अब भी है। सीबीआई के नाम से केस को देरी से सीबीआई को देना
ये तो बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे मर्डर केसेस में, ऐसे रेप केसेस में जितनी जल्दी सीन ऑफ क्राइम की इंस्पेक्शन की जाए, जैसे क्रिमिनल लॉयर साहब ने अभी बताया, उतना ही सीबीआई के लिए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए उचित होता है। ये इन्वेस्टिगेशन तो आप देर से देंगे, बॉडी भी नहीं है, सीन ऑफ क्राइम भी नहीं है, तो कैसे सीबीआई कुछ निकालेगी इस केस में? सर और यहाँ इसके तो बाद सीबीआई आप- के हेडलाइन मैनेजमेंट से सीबीआई से अपना काम निकाल लिया गया, अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और सीबीआई वहाँ इंतजार में बैठी कि चिट्ठी कब आएगी। तो ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, आपने इस चैनल में 2 मनोज दफे जी, इस आऊंगा बात मैं। की जिक्र की है। आपको पता लगना चाहिए, आपको साफ कहना चाहिए कि स्टेट एजेंसी की नीयत में खोट है, जी और ये खोट सीबीआई के लिए भयंकर हो सकता है। बदनाम तो सीबीआई होगी, बाद में कहा जाएगा सीबीआई कुछ निकाल नहीं पाई। मैं तो समझता हूँ सीबीआई को ये तफ्तीश अब लेनी ही नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल सीआईडी है, 2,25,000 की फोर्स है, उसमें एक टीम नहीं बना सकते हैं ये अच्छे अफसरों का? 400 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, तो एक टीम बन सकती है स्टेट पुलिस की, और स्टेट पुलिस खुद इसको तफ्तीश करे और कोर्ट के सामने जाए। सीबीआई को क्यों ला रही है इस केस में? सर अब नहीं इसलिए लाना ला रही है चाहिए क्योंकि CBI को। इनकी निष्ठा पर संदेह है, इन्होंने जांच गलत की है उसके लिए संदेह है, पूरे देश में नाराजगी थी, उस दबाव में इन्होंने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देने की ठीक बात है, कही। थाने भूलागिरी थाने में गलत तफ्तीश हो गई है, पर 2,25,000 फोर्स में 4 आदमी की टीम नहीं बन सकती है जे इस तफ्तीश को ठीक तरह करे। अरे सुधार सर ले लो करे। जांच, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? हम लोगों पे इतना अत्याचार मत करो, जांच कर लो। मैं तो यही कहूंगा सीबीआई के पास अब जांच जानी नहीं चाहिए, सीबीआई को लेनी भी नहीं चाहिए, और ये सीबीआई के गाइडलाइंस में भी नहीं है। ना ये इंटरस्टेट क्राइम है, ना ये कॉम्प्लिकेटेड क्राइम है, ना कोई इंटरनेशनल बात इसमें। इट्स ए केस ऑफ रेप एंड मर्डर, जहां आपके जो आरोपी हैं जी। वो पकड़े गए हैं और कोर्ट के सामने आरोपी तो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। इनकी जल्दी पुलिस कस्टडी खत्म हो जाएगी, फिर इंटरोगेशन के लिए भी नहीं मिलेंगे। तो सीबीआई के पास सीबीआई के पास जो टूल्स हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन मतलब के लिए केस आपने पूरा सब बिगाड़ खराब दिया कर गया है, केस पूरा खराब कर दिया गया है और सीबीआई के सर पर गगरी फोड़ दी गई है। ये अभी जो सैयद मोदी की मर्डर की केस हो रही थी जी इसमें मैं था, मैं पहुंच गया था वहां पर और फौरन हम सीन ऑफ क्राइम में गए थे। व्हाट ए और कोइंसिडेंस। scene of crime से देखिए हमको evidence सैयद मिला मोदी था। केस के इन्वेस्टिगेटर भी साथ हैं और लॉयर भी साथ हैं। व्हाट ए कोइंसिडेंस। हाँ, आईवी सिंह साहब उस केस को हैंडल किए थे। जी और मैं शांतनु सेन डीआईजी था उस टाइम सीबीआई में। जी जी ऑल राइट, व्हाट ए कोइंसिडेंस। थैंक यू सर। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। प्रियंका, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर कारण क्या है कि ये जांच लटकी भटकी अटकी और गुम हो गई है? कारण इसका क्या है भाई? किसको बचाया जा रहा है? देखिए, वास्तव में विजय जी अगर आप देखें तो इस पूरी घटना को एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक लेटर लिखा जाता है जो आरोपी व्यक्ति लिखता है और उसके बाद वो मीडिया में भी आ जाता है। और उसको लखनऊ से बाकायदा लीक किया जाता है। उसका एक एक शब्द आप पढ़ लीजिए, मीडिया में है, उस पे अंगूठे भी लगे हुए हैं। मैं तो सोच रही थी कि अगर अंगूठे लगे हुए हैं तो ये लेटर लिखा किसने होगा। आप ये देखिए कि जिस तरह से एक जो नेता होते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो अपने आप को एक नेता कहते हैं, मैं तो समझती हूँ कि इन लोगों को नेता कहलाने का कोई हक नहीं है, जिनका नाम है रंजीत बहादुर जी, वो ये बता रहे हैं कि गन्ने के खेत में लड़कियों का रेप होता है और बाजरे के खेत में, अरहर के खेत में, मतलब इससे उन्होंने ज्यादा इसका क्लासिफाई शर्मनाक, किया है इसको। इससे ज्यादा बेहूदी बात मैं समझती हूँ कि आज तक किसी नेता ने शायद न की होगी और न करने में सक्षम होगा। तो ऐसे नेताओं को ये क्यों रखे हुए हैं अपनी पार्टी में? क्यों नहीं उन पे कोई एक्शन लेते हैं? आपके कहने पे निकाल दें क्या? अरे बिल्कुल निकाल देना चाहिए। नहीं अगर इनमें जरा भी शर्म और लाज है तो इनको निकाल देना चाहिए। नहीं निकालेंगे। दूसरी चीज आप ये देखिए कि पूरी वहां पर एक मीटिंग हो रही है, पूरा वहां पर एक महासभाएं हो रही हैं, तो आप बताइए कि दंगा कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है? जातिवाद तो आप खुद फैला रहे हैं वहां पर और आप फैलाने दे रहे हैं लोगों को। क्यों लोगों को इकट्ठा होने दिया जा रहा है वहां पर? ये 5 दिन क्यों लग गए मैडम कि अब तक जांच का पता नहीं है? कोई कारण आप मानती हैं? सबसे बड़ी चीज यही है कि जिस तरह से परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, आज भी मीडिया ले लेकर कैमरा वहां पर परिवार से ये पूछना चाह रही है कि ये CDR का जो डेटा निकला है इसमें नंबर पे किससे बात हुई है। अरे जब आप CBI
सीबीआई की जांच करा रहे हैं, तो फिर आप उसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं? ऑल राइट मैम, दीपक बाजपेयी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। क्या कारण है कि 3 अक्टूबर को अनाउंसमेंट होता है और आज 8 अक्टूबर है, कोई जांच का अब तक अता पता नहीं? पहले दिन से लेकर डे 1 से 14 सितंबर से लेकर आज तक हर मोड़ पे नाइंसाफी दिखाई प्रतीत होती है। ब्रजेश जी, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के नाते आपको बता सकता हूं, ये एक डिलिबरेट जानबूझकर किया जा रहा अटेम्प्ट है कि ये जो समय है, जो सबसे कीमती है किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए, उसको किसी तरह नष्ट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सबूत नष्ट हो और सीबीआई के लिए इन्वेस्टिगेशन की कोई स्कोप बाकी ना बचे। आपने देखिए आप कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की घोषणा की, इसके बाद उन्होंने खबर छपवाई कि एसआईटी को 10 और दिन दिए जा रहे हैं। जब आपने एक फैसला कर लिया कि सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो एसआईटी को 10 और दिन किस लिए दिए जा रहे हैं? सबूत नष्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। अरे जांच होगी तो सीआरपीसी के हिसाब से ही होगी ना, तो उसको सीबीआई को करने दीजिए। ये जानबूझकर समय नष्ट करना चाहते हैं ताकि सीबीआई के हाथ कुछ ना लगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है कि लड़कियां बाजरे के खेत में, अरहर के खेत में और गन्ने के खेत में, मक्के के खेत में क्यों जा रही हैं? ये इनकी मानसिकता है। इनका एक एमपी वो जाके अपराधियों से मिलने के लिए, जो आरोपी है उनसे मिलने के लिए जेल में जाता है और मीडिया के सामने हाथों पकड़ा जाता है। इनका एमएलए कहता है कि ये निर्भया और दिल्ली की निर्भया दोनों चरित्रहीन थी। दिल्ली की निर्भया के माथे पे सिंदूर नहीं था, उसका क्या हक था अपने किसी दोस्त के साथ जाने का? ये इनकी मानसिकता है। इस सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसने चिन्मयानंद जी का केस वापस लेने के लिए, जो उनके आदरणीय है, उसका केस वापस लेने के लिए, रेप एक्यूज का केस वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है, इसने पूरी ताकत झोंक रखी है 4 फ्रंट पे। पहले कि सीबीआई को देर कैसे की जाए, दूसरा जो पीड़िता और उसका परिवार, उसके ऊपर क्या आरोप लगाए जाए, तीसरा पीएफआई फंडिंग, जिहाद, सीरिया, ये लाकर कैसे डिवाइड करके इसको कम्युनल एंगल दिया जाए, और चौथा कि पूरी सरकार इसको कैसे हशप करके ज्यादा से ज्यादा देर करे और सबूतों को नष्ट करे। ऑलराइट, मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। खुद मुख्यमंत्री शामिल है, वरना कोई वजह नहीं थी सीबीआई के पास तत्काल केस न जाता। ऑलराइट, रोहित अग्रवाल, आज मैंने देखा कि मुजफ्फरनगर में आप लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां मैंने देखा जयंत चौधरी हजारों लोगों की भीड़ जमा कर रहे हैं। अरे 2 लाठी पड़ गई तो आप वहां रैली करने पहुंच गए। ब्रिजेश जी, मुजफ्फरनगर में हमारा शक्ति प्रदर्शन ताकत नहीं दिखा रहे हैं आप वहां पे? नहीं, ताकत बेटी के इंसाफ के लिए दिखाई। जी बिल्कुल, ये बेटी के इंसाफ के लिए ही शक्ति प्रदर्शन था। विपक्ष की जिस तरीके से आवाज दबाई जा रही है, मैं तो पहले आपको सैल्यूट करूंगा आपके चैनल को। अगर आपकी टीम ना होती तो अभी तक कब का इन्होंने आधी रात वाला केस तो समेट दिया होता। जिस तरीके से हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, और मुझे बता दें, तो 4 वेद पढ़े होंगे मनोज जी ने, चारों वेद के ठेकेदार यही हैं। क्योंकि तो ये बता दीजिए किस वेद में लिखा है कि आधी रात में किसी बेटी का बिना परिवार के अंतिम संस्कार कर दो? और जब विपक्ष के नेता वहां पे जाएं और मीडिया को बाइट दे रहे हो, तो पीछे से आके उनके ऊपर लाठी चला दो। जिस तरीके से हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठी चली, कांग्रेस के नेताओं के साथ अभद्रता हुई, उनको एक बार रोका भी गया, अगली बार दोबारा जब वो गए तब उनको किसी तरीके से जाने दिया गया। तो लाठी पड़ गई तो क्या हो गया? नहीं, मैं बता रहा हूं, डेमोक्रेसी है, जनता के लिए लड़ रहे हो, पड़ गई लाठी। हाँ, तो यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों दबा रहे हो डेमोक्रेसी में आवाज? अभिव्यक्ति की आजादी है हमें, डेमोक्रेसी में विपक्ष की आवाज दबाने की क्यों कोशिश की जा रही है? समाजवादी पार्टी का जब अगर आप पे 2 लाठी चल गई तो आप ताकत दिखाओगे? हमने ताकत नहीं दिखाई, ये हमारे अपने थे जो हमारे समर्थन में आए थे, उस बेटी के समर्थन में आए थे, जो दलित बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय करना चाहती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोपियों के साथ खड़ी है। पूछा कि 5 दिन क्यों लग गए, अब तक एफआईआर का कुछ अता पता नहीं? बिल्कुल ब्रिजेश जी, हर सवाल पूछा है, और 12 तारीख को दोबारा मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र बचाने के लिए जिस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है, मैं तो आपको सैल्यूट करूंगा आपकी टीम को, कि आपकी टीम अगर वहां पे ना होती तो शायद अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी समेट चुकी होती उस परिवार को। आपकी टीम ने अगर उस डीएम का खुलासा ना किया होता जो उस पीड़ित परिवार को धमका रहा था, जिस तरीके से आपके पत्रकारों ने वहां पे पत्रकारिता की है, मैं सैल्यूट करूंगा आपकी टीम को। अब मनोज जी कुछ मेंशन करना चाहते हैं, मैं उनको समय देता हूं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। यस मनोज जी, गो अहेड। बीरेन जी को जोड़ा जाए जी। देखिए ब्रजेश जी, कुछ 2-3 बातें कहनी है। आप एक बात ये कह रहे, आपकी ये डिबेट ये सिद्ध करती है कि योगी जी दोषियों को बचाना चाहते हैं, यही तो कह रहे हैं आप लोग। पहली बात, तो योगी जी का उसमें बचाने का क्या मतलब हो सकता है? तो पहली चीज, रात को 2 बजे क्यों किया अंतिम संस्कार? एक मिनट में बोलने दीजिए, मनोज जी को बोलने दीजिए। दुश्मनी है
कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी सरकार का हो, उसके ऊपर ये सीधा आरोप लगा देना कि वो बचा रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत लोग मुख्यमंत्री हैं जिनके काल में कांड हुए हैं, तो क्या और सब आपने लगाए नहीं। उसको क्या नाम आरोप और लगा आपने बचा लगाए दिया। नहीं। पहली चीज, दूसरी चीज आपने कही हेडलाइन मैनेजमेंट। जी सुनिए हेडलाइन में जब आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, Yes, आप go जब ahead. बोल रही थी मेरे पॉइंट भाई वाइज आप बोलता झूठ हूँ। बोलेंगे तो बीच नहीं, में एक मिनट, बोलना पड़ेगा ना। कोई डिस्टर्ब ना करेंगे ना। करें, कोई डिस्टर्ब ना करें, उनको बोलने करेक्शन दीजिए, तो बोलने करेंगे, दीजिए। आप ऐसे बोलेंगे मैम प्लीज, तो। मैम प्लीज, आप पूरी बात सुनिए, हाँ आप मनोज पूरी जी बात को सुनिए। मनोज जी को नहीं, ये बात ठीक कह रही। अभी इनको भी, ये जूही सिंह जी को भी बताऊंगा। आप ये क्या दूसरी चीज ये बताएंगे, देखिए धमकाएंगे हमें भी। कि आपने कहा हेडलाइन मैनेजमेंट। आप एक महिला को नहीं, धमका रहे हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट दीदी, हमें आप कहा ही विपक्षी नहीं है। महिला को कहाँ से धमका रहे आप हैं। उठा लाते हैं? कहाँ से उठा लाते हैं? आप जब विपक्षी किसने महिला को कहा है? धमका रहे हैं। क्या आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप जूही सिंह जी को? आप विपक्षी महिला को धमकाएंगे, एक महिला को धमकाएंगे? ऑलराइट, मेरा कनेक्शन वीडियो लिंक टूट गया है बीजेपी के प्रवक्ता से। वापस जुड़ते हैं तो मैं उनका पक्ष लूंगा। वीरेंद्र जी हमारे साथ आ गए। भाई वीरेंद्र जी, 3 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था कि इसकी सीबीआई जांच होगी और आज 8 तारीख है, 5 दिन हो गए, कुछ अता पता नहीं। जांच कहाँ लटकी अटकी और भटकी है? देखिए, हाथरस मामले में शुरू से कई बार अफसरों की चूक गड़बड़ कराती रही है। सीबीआई जांच की बात तो कही गई थी, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और जिसके चलते अभी सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की है। ऐसा लगता है कि अभी ये महीनों सिलसिला शुरू हो ना पाएगा, मुश्किल ही लगता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज एक कातिल की चिट्ठी वायरल हो रही है, जो आरोपी है उसकी एक चिट्ठी वायरल हो रही है, आपसे जिसमें ये बात बुलाया करिए, सामने आ रही है, जिसमें आप ये देखिए तो अराजकता है। ऐसा चैनल पे बहुत कम होता है कि आप सफाई पक्ष सुने नहीं, आरोपी पक्ष आपको मैं सुने, टाइम दूंगा, आरोप जरा लगाने आपका वालों को वीडियो सुने। लिंक टूट गया था, थोड़ा धैर्य रख लें। वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, वीरेंद्र जी के बाद मैं आपको लूंगा। थोड़ा धैर्य रखें और आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वीरेंद्र जी बोलिए। देखिए, एक आरोपी ने एक पत्र में स्वीकार किया है कि वक्त पे मौजूद था घटना पे। दूसरा ये है कि जिस तरह से तमाम बातें आ रही विरोधाभासी, अब उसकी जांच सीबीआई से इसलिए बहुत ज़रूरी हो गई है क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देश की जनता के मन में बहुत सारे सवाल हाथरस कांड को लेकर आ रहे हैं और सरकार ने अगर कहा है तो सीबीआई जांच के आदेश जारी करके, नोटिफिकेशन करके जल्दी जांच शुरू कराए, क्योंकि जितना लेट होगा उतनी शंकाओं के बादल उठेंगे। दूसरा ये है कि ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। ये उपचुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है विधानसभा के आम चुनावों का। विपक्ष को एक हथियार दे रहे हैं और सरकार को चाहिए कि वो इस हथियार को कुंद करे और जल्दी से जांच शुरू कराए जी। लेकिन अब बहुत सारी बातें हैं। अब आधा युद्ध तो देखिए सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है, ट्विटर पे, फेसबुक पे लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार चलाकर तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। लोकतांत्रिक सिस्टम में या जो सरकारें हैं उनको इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और जो लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या सीख देंगे और क्या उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, ये बड़ा घातक दृष्टिकोण है और घातक दिशा में गाड़ी जा रही है, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। अच्छा, आज मुजफ्फरनगर में रैली हुई, विपक्ष की रैली हुई, जयंत चौधरी को लाठियों से पीटा गया था, उसके खिलाफ रैली हुई। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। बीजेपी को यह समझना होगा कि ये 2017 का माहौल अब नहीं है, अब उनकी सरकार है, उनको जवाब हर जगह देना होगा। विपक्ष से जवाब नहीं लिया जाएगा, जवाब सरकार को देना है। तो ये सब चीज़ें अब तय करनी होंगी बीजेपी को कि वो कितनी जल्दी नॉर्मल करना चाहती है चीज़ों को। आपकी सूचना क्या है कि नोटिफिकेशन वगैरह इशू हुआ या नहीं हुआ सीबीआई जांच के लिए? देखिए, अभी ऐसी कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं मिली है और ऐसा लग रहा है कि अभी ये कई हफ्ते तक ऐसे ही चलेगा। एसआईटी जांच कर रही, वो अपनी रिपोर्ट देगी और हो सकता है सीबीआई 10 दिन 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इस केस को टेकअप करे। तो ये एक
बड़ा मामला ये है। लेकिन इतना जरूर है कि जब सीबीआई जांच करेगी तो बहुत से रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो एसआईटी जांच कर रही है, इसमें विपक्ष को यह कहने का मौका मिलेगा कि ये तो इनकी पुलिस है या पीड़ित या कोई और भी कह सकता है। तो सरकार को खुद चाहिए कि वो पक्षपात के आरोपों से बचे और वो सीबीआई को जल्दी से जल्दी लाए। एक चीज ये जरूर है कि आज तमाम राजनीतिक दल वहाँ पंचायत कर रहे हैं, मीडिया तमाम तरह से चीज़ों को पेश कर रहा है, लेकिन एक सच्चाई दबनी नहीं चाहिए। जी। जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए, चाहे जैसी हो। बिल्कुल ठीक बात है। बात किसी कौम, किसी जात, किसी धर्म की नहीं है। बात है कि इस समाज के साथ न्याय होना चाहिए। एक बार कांसी राम ने कहा था जब वो जीवित थे कि जुल्म के खिलाफ जो कौम आवाज नहीं उठाती है वह कौम लाशें उठाती है। लोग पिंजरे में बंद मुर्गों की तरह हो गए हैं, जिनका नंबर आता है वही चिल्लाता है, बाकी सब दाना चुगने में लगे रहते हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है कि आज कोई दूसरा मारा गया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम क्यों बोलें। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। जो सच्चाई है उसको सबको बोलना पड़ेगा। जी। तो ब्रजेश जी जिनके कारण फसाद हुए या फसाद की आशंका थी, उनका तो अब तक कोई अता पता नहीं है। जो आरोपी थे वो जेल में हैं, वो जेल से चिट्ठी भी लिख रहे हैं। अब तमाम सारी सच्चाइयों का सामना होना है, पता लगना है। जी। अब ये सीबीआई ऐसा कर सकती है, लेकिन सरकार के अफसरों ने बड़ी किरकिरी कराई है। योगी की सरकार कानून व्यवस्था पर बहुत बुरी तरह से घिरी है। अब ये सरकार को तय करना है कि उसको उत्तर प्रदेश में अफसरों का चेहरा प्यारा है या उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का हित, ये देखना होगा। जी बीरेन जी। उदय प्रताप सिंह बहुत मशहूर शायर हैं और कवि हैं। जी। उनकी लाइन है कि हिंदुस्तान सबका है, उसको आज मैं फिर से दोहराऊंगा कि लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, और लुटी है अगर एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। और बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस डॉक्टर मनोज मिश्रा, आप कुछ मेंशन कर रहे थे, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं पॉइंट वाइज बोलता हूँ ब्रजेश जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, लेकिन पक्ष तो रख लेने दीजिए। देखिए, आपने कहा हेडलाइन मैनेजमेंट में सरकार लगी, तो आप ये बताइए कि हेडलाइन छापता कौन, हेडलाइन लिखाता कौन है, और आपने क्यों नहीं भाजपा के पक्ष में, सरकार के पक्ष में हेडलाइन मैनेजमेंट की होने दिया। ये एक चीज थी जो मेरे मन में थी। और तीसरा, दो शब्द कांग्रेस सपा बसपा की सपा के कह दूं, क्योंकि अभी मैडम बोल रही थी, तो इन्हीं के राष्ट्र जो सबसे बड़े नेता श्रीमान मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। उस दिन जूही सिंह जी महिलाओं के सम्मान के लिए सपा छोड़ देती, बाहर आ जाती। हम क्यों छोड़ देते? हम पार्टी में रहकर अपनी बात कह सकते हैं। आपकी तरह कोई बंधुआ थोड़े ही हैं। पार्टी में हमारे लोकतंत्र है कि अगर नेताजी ने कोई बात कही तो हम लोग अपनी पार्टी में कह देते हैं। आपकी तरह बंधुआ थोड़े ही है। माननीय शब्द नहीं हटता है। यहाँ बैठकर धमकाते हैं। गायत्री प्रजापति की मदद आप लोग लेते हैं इलेक्शन में। आज कह रही हूँ, अमेठी के इलेक्शन में गायत्री प्रजापति की मदद भारतीय जनता पार्टी लेती है। निहायत बेशरम है आप लोग, निहायत बेशरम है। महिला मत करिए सर। जो भी व्यक्ति आवाज उठा रहे हैं, आपके लोग तो ब्रजेश जी के खिलाफ आवाज उठा दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसी के लिए माफी मांग लीजिए। आपके वेरीफाइड हैंडल इस चैनल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, यहाँ की रिपोर्टर्स के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हैंडल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप लोगों ने बुलंदशहर के हाईवे पर आपकी सरकार ने रख दिया है सत्ता के हाथ में। एक बार भी गिरफ्तार नहीं हुआ। अरे छोड़िए सर, बेशर्मी की हद है, छोड़ दीजिए। थैंक यू, आप दोनों लोग कृपया शांत हो जाएं, आप दोनों लोग कृपया शांत हो जाएं। आईबी सिंह साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू।
सर मैं आपसे समझना चाहता हूं IB सिंह साहब कि वक्त बीतता जा रहा है, सबूत और गवाह, सबूत नष्ट हो रहे हैं, गवाहों की स्थितियां भी आपके समक्ष विद्यमान हैं। तत्काल प्रभाव से अभी जब तक CBI जांच नहीं करती है, क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, जांच तो जो भी टीम कर रही है उसको करने की आवश्यकता है और उसका ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए। जनता को मालूम हो कि आप सही जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं। सिर्फ यही देखने में आता है कि उस गांव में कुछ अधिकारी गए, आज ATS की टीम गई, तो उससे जनता संतुष्ट नहीं हो रही है। एक ब्रजेश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, कभी किसी पार्टी की सरकार आएगी, कभी किसी पार्टी की जाएगी। दिल्ली की घटना होगी, बांदा की घटना होगी, उन्नाव की घटना होगी, हाथरस की घटना होगी, ये होती ही रहेगी। लेकिन इसका परमानेंट समाधान यही है कि आप एक हर स्टेट का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, इंडिपेंडेंट हो, हर केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन टीम की जिम्मेदारी हो कि अगर वो गलत इन्वेस्टिगेशन करके कुछ गलत लोगों को फंसा रहा है तो अल्टीमेटली उसको भी सजा हो। उसकी कोई जिम्मेदारी यहाँ फिक्स नहीं होती सर, वो किसी को भी फंसा के निकल लेता है। उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने गलत इन्वेस्टिगेशन की हो और उसको सजा हुई हो। तीसरी बात कि हर तहसील लेवल पे आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी बनाइए, तुरंत साक्ष्य तुरंत इकट्ठा हो और उसका साइंटिफिक एनालिसिस हो जाए। जी, ऑल राइट। इसलिए इसका परमानेंट समाधान करना जरूरी है। ऑल राइट, शांतनु सेन साहब, आपने सैयद मोदी कांड का जिक्र किया, कि ये हुआ। उस केस से आपने क्या सबक लिया सैयद मोदी कांड से? मेरा आवाज ओके, उनसे मेरा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, तब तक मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक बाजपेयी, उनके पास चलता हूं। दीपक, आपको इसमें यह क्यों लग रहा है कि सरकार निष्पक्ष नहीं है? योगी जी तो कह रहे हैं कि गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे और कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे वो, आपको शक क्यों है इनके ऊपर? ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का एफिडेविट देखिए। आज आपके टीवी पर मैं रिपोर्ट देख रहा था कि किस तरह से पीड़िता जो हमारी बच्ची है उसका किस तरह से इन्होंने शव जलाया है। आप हृदय विदारक सीन था कि कैसे पेट्रोल डाल के 4 मिनट 10 सेकंड में उसकी लाश को जला के सबूत खत्म किए गए। मतलब अनुच्छेद 21 संविधान का कहता है कि जीवन का अधिकार में एक सम्मानजनक गरिमापूर्ण अंत्येष्टि का अधिकार शामिल है, वो इस सरकार ने दिया नहीं। और एफिडेविट जो दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें कहा है कि परिवार की सहमति से हमने हिंसा को रोकने के लिए अंतिम संस्कार किया। पहला झूठ। दूसरा, आप सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा पूरे एफिडेविट में सरकारें नकारने की कोशिश कर रही कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। तीसरी बात, आपके चैनल पे आज खबर चल रही थी कि कानपुर में गैंग रेप की एक पीड़िता सुबह से लेकर शाम तक रात तक बैठी रही, थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्या करना चाहती है सरकार? सारा दिन भारत समाचार ही देखते हो क्या? बोलने के अलावा, गुमराह करने के अलावा, सबूत कुछ और भी देखिए। क्या करना चाहती है सरकार? जो सच दिखाएगा वही तो देखेंगे ना सर। राइट, ओके, ऑल राइट। मेरे साथ जूही सिंह जी भी मौजूद हैं, लेकिन इस बीच मेरे पास एक बहुत ही दुखद खबर है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है अस्पताल में, और अभी तुरंत हमारे पास ये खबर आई है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, उनका अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। और वो काफ़ी दिनों से बीमारी से पीड़ित थे और ICU में दिल्ली में एडमिट थे, और वहाँ उनकी मृत्यु की खबर मेरे पास अभी आई है। जाने माने दलित नेता और दलितों के बीच उन्होंने बहुत काम किया था। दलित समाज के उत्थान के लिए रामविलास पासवान ने बहुत काम किए थे, और एक वक्त नारा गूंजता था उनके लेकर कि धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान, इस तरह के नारे एक वक्त था जब उनके लिए लगते थे। और हाजीपुर से वो रिकॉर्ड वोटों से जीतकर उन्होंने पूरे देश को चौंकाया था। आज उनका निधन हो गया है। जूही सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको क्यों शक है कि राज्य सरकार इस मामले में किसी को बचाना चाहती है? ब्रजेश जी, जो पूरा घटनाक्रम है, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट का बताया गया, रात में लाश को आऊंगा मनोज जी, आऊंगा आपके पास। लड़की को आप बता रहे हैं कि उसने जब कहा तो हमने बलात्कार का मुकदमा।
केवल जूही जी से प्रश्न और किसी से नहीं है। ये जूही जी से जानबूझ के प्रश्न टोक रहे है। हैं एक्चुअली। नहीं नहीं, इनको बोलने केवल दीजिए जूही जी से ब्रिजेश जी। बस, ताकि ये उत्तर दे सके, जी, ताकि ब्रिजेश ये जी। उत्तर दे सके, ब्रिजेश जी, लड़की ताकि ये पीड़िता, उत्तर दे सके, इसलिए इनसे प्रश्न है। नहीं नहीं, आपके प्रश्न मुझसे अब खत्म हो गए। आप सरकार है, 3 साल 8 महीने हो गए, कुछ उत्तर आप भी दीजिए, दूसरों से ही मांगेंगे क्या? ब्रिजेश जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि पीड़िता को 14 तारीख को ये प्रताड़ना, ये यातना सहनी पड़ी, आपने उसको समय पर मेडिकल अटेंशन नहीं दिलाया, आपने समय पर सैंपल नहीं भेजा, आपकी पुलिस ने उसको जब वो गई तो आपने कहा कि हमने बलात्कार का मुकदमा तब लिखा, हमने बलात्कार का मुकदमा तब लिखा जब पीड़िता ने स्वयं बताया। क्या लॉ में यही लिखा है कि जब कोई लड़की कहे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ तब आप मुकदमा लिखेंगे? पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने विपक्ष को जाने नहीं दिया। मीडिया में जब ये मुद्दा बार बार पुरजोर तरीके से उठा तो इन जैसे बेशर्म लोगों ने सत्ता संरक्षित अपराधी मिस्टर मिश्रा भी उतरे ही अपराधी है जितना जो जेल में बंद है, जिनके साथ तो आप बदला ले रहे हैं क्या मनोज जी इनसे? मनोज जी, आप बदला लेना चाहते हैं? संगठनों को वहाँ पर मीटिंग ओके, ऑल राइट, थैंक यू, ऑल राइट, मैं आपसे बदला लेना चाहते ऑल राइट, हैं, हम इसलिए बदला लेना चाहते हैं ब्रजेश बदला जी। लेने के लिए कह रहा है भाई। थैंक यू। अरे बदला मत लीजिए, अरे कोई लड़ाई थोड़ी चल रही, बदला लीजिए। अरे मत बदला लीजिए, किस बात का बदला? ओके, ऑल राइट, शांतनु सेन साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर। ऑल राइट, थैंक यू ऑल की आवाज बंद कीजिए। ओके, शांतनु सेन साहब के पास चला जाए। शांतनु सेन साहब, सैयद मोदी कांड के आपने इन्वेस्टिगेशन किया, लकीली आईवी सिंह साहब भी साथ में हैं, उस इकलौते केस से आपने सबक क्या लिया सर? सबक यही था, स्टेट पुलिस की अगर सहूलियत नहीं मिलती हमको तो हमारा गाड़ी जो गाड़ी था जिसमें क्राइम हुआ था वही नहीं मिलता हमें। यहाँ पर तालमेल स्टेट पुलिस के साथ सीबीआई की हमेशा होती रही है। सीबीआई में 3 डिवीजन है, एक एंटी करप्शन डिवीजन, एक इकोनॉमिक डिवीजन, एक स्पेशल क्राइम डिवीजन। स्पेशल क्राइम डिवीजन में सीबीआई और स्टेट पुलिस की तालमेल हमेशा रहती है। और मैं तो लास्ट ईयर्स ऑफ माय सर्विस इन सीबीआई सिर्फ स्पेशल क्राइम डिवीजन में ही रहा। बॉम्बे ब्लास्ट, जनरल वैद्या मर्डर और पंजाब के केसेस मैंने हैंडल किए। स्पेशल क्राइम विंग जो है, इसको हाई प्रोफाइल केसेस दिए जाते हैं, सेंसिटिव केसेस इसको दिए जाते हैं। पुलिस हमें आने से थोड़ा उनको ये प्रोफेशनल राइवलरी जरूर होती है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्यों सीबीआई बाहर से आया है। पर जब हम लोग साथ काम करते थे पूरी तालमेल रहती थी। यहाँ मुझे संदेह है कि स्टेट पुलिस सीबीआई के साथ, सीबीआई वाले खुद कह रहे हैं कि स्टेट हमें कोऑपरेट करेगा या नहीं, हमें तो इस पे भी डाउट है। निराशा है कि कहाँ हम पहुंच गए, जहाँ पर 2,25,000 की जो एक फोर्स है जिसकी सीआईडी है, वो सर आप पिछले 3 दिनों से यही व्यंग उत्तर प्रदेश की पुलिस और यहाँ के आईपीएस अफसरों पे कर रहे हैं आप, और सीबीआई के पास जाए और सीबीआई के साथ क्या वो सहूलियत करेगी, क्या वो सीबीआई के साथ तालमेल करेगी, मुझे तो बड़ा शक है। ऑलराइट, प्रियंका गुप्ता में क्या होगा? प्रियंका गुप्ता, क्या जानबूझकर किसी को बचाने के लिए ये सब डिले किया जा रहा है? क्या कहूँ, क्या बताऊं? वास्तव में आप देखिए, जिस तरह से पूरे केस को आप देखिए, जिस तरह ये पीएफआई का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि मतलब करोड़ों रुपया आ चुका है, बट तो क्या अकाउंट डिटेल नहीं है आपके पास? और आपने तो नोटबंदी की हुई थी, नोटबंदी के बाद आपने कहा था कि आतंकवाद, ये टेरर फंडिंग, इस तरह की चीजें आप रोक रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप वो वहाँ पे भी फेल है पूरी तरीके से। कांग्रेस के नेता वहाँ जाकर जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे आरोप सरकार लगा रही है। देखिए, एक पीड़िता के आंसू पोंछना, उसके परिवार से मिलना अगर जातीय हिंसा है तो फिर आप मान सकते हैं इस बात को, लेकिन मैं समझती हूँ कि वहां पर गया हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो कोई न्यूज चैनल की एंकर हो, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, हर इंसान का एक ही मकसद था कि उस पीड़िता को, उस परिवार को न्याय मिले, जिसमें आप पूरी तरह से देरी कर रहे हैं। आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप सब लोग जाकर वहां जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं, आप लोग दंगा फैलाना चाहते हैं वहां जाकर? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आधी रात को इन्होंने पीड़िता को जलाया। दूसरी चीज, अब पीड़ित परिवार का ही नार्को टेस्ट कराएंगे, जबकि न्यायालय का क्लियर गाइडलाइंस है
कि आप इवन अगर कोई दोषी भी है तो बिना उसकी इच्छा के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। ये कहते हैं पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराएंगे। अब इनकी मंशा पे शक नहीं होगा तो क्या होगा? मीडिया को रोका गया, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई, विपक्ष के नेताओं पे लाठी चलाई गई, समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसके ऊपर पत्थर चलाया गया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह गए थे उनके ऊपर इंक फेंकी गई, इनके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गए थे उनके ऊपर हमला किया गया। तो ये जो घटनाक्रम है एक के बाद एक विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई, तो क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जुमलेबाजी थी बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि अभी हम लोगों ने 1 घंटे की डिबेट पे ये निष्कर्ष पे आए हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का अनाउंसमेंट आपके हिसाब से जुमलेबाजी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, खाली जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने बस एक जुमला दे दिया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि अपना पलड़ा झाड़ लें। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, आप जूही सिंह से बदला क्यों लेना चाहते हैं? ये पूरे ही विपक्ष से बदला लेना चाहते हैं। इनकी प्रवृत्ति महिलाओं को सम्मान तो आता ही नहीं है, महिलाओं को सम्मान इनको आता ही नहीं है। ये क्या उत्तर देंगे? ये इनकी प्रवृत्ति है कि अगर किसी के आवाज न बन सके तो बदला ले, और विपक्ष से बदला लेना है, दबा दो, विपक्ष की आवाज दबानी है, मीडिया की आवाज दबानी है, महिलाओं का सम्मान आता ही नहीं। लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, ये विश्वास करते हैं गुंडागर्दी, अराजकता, ये इनके संस्कार हैं, ये संगठित सबकी आवाज डाउन की जाए, दीपक वाजपेयी को जोड़ा जाए। दीपक वाजपेयी, आप कुछ पॉइंट मेंशन करना चाहते थे? यस प्लीज गो अहेड। जी, मैं कह रहा हूं, देखिए जूही सिंह जी से क्या बदला लेंगे मनोज जी तो बहुत शरीफ आदमी है, जानता हूं मैं इनको, बहुत भद्र पुरुष हैं, पर हाँ इनके मुख्यमंत्री और इनकी सरकार जरूर दलितों से बदला ले रही है, ब्राह्मणों से बदला ले रही है, महिलाओं से बदला ले रही है, दबे कुचलों से बदला ले रही है, माइनॉरिटीज से बदला ले रही है। बदले की सरकार है, बदले की भावना से मुख्यमंत्री जल रहे हैं। उनका जो शाश्वत शत्रुता चली है ब्राह्मणों से गोरखपुर में, अरे कैसी बातें बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने कैसी बातें कर रहे हैं? तो ये बदले की सरकार चला रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। उनको ये सोच ही नहीं पा रहे कि 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। ओके मनोज जी, इनको कुछ जवाब देना चाहेंगे या इनके आरोपों को स्वीकारते हैं आप? देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं दीपक जी, इस तरह के आरोप केवल आप पार्टी इसलिए लगा रही है कि संजय सिंह का एक फैन क्लब है, उस फैन क्लब में आप वीडियो देखिए कि केवल जातिवादी वीडियो और केवल संजय सिंह को प्रमोट करने वाले वीडियो दिखेंगे। इसके अलावा उनके फैन क्लब में उनको ही प्रमोशन मिलेगा, जूही सिंह को थोड़ी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कार्रवाई करो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसानियत का तकाजा है, एक सभ्य समाज का तकाजा है, और कानून संविधान का भी तकाजा है कि किसी भी प्रकार का अन्याय किसी गरीब के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून की नज़र में सब कोई बराबर है। गुड़िया के लिए इंसाफ की ये जंग लगातार तब तक जारी रहेगी जब तक आरोपियों को फांसी नहीं हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। खुश है ये